हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने तीन प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया था। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। उन तीनों को डिस्कस करने के बाद आगे के जो कुछ प्रिंसिपल है वो हम आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आज का जो प्रिंसिपल है उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेश की एकता। ठीक है, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है कि हेनरी फ्योल ने बताया कि एक एम्प्लॉय को एक समय में केवल एक ही बॉस से क्या मिलनी चाहिए? कमांड मिलनी चाहिए या आदेश मिलना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि उसे एक ही समय में एक से अधिक बॉस से कमांड मिले, तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से कार्य को पहले करे और कौन से कार्य को छोड़े। इसलिए उन्होंने बताया कि एक समय में केवल एम्प्लॉय को एक ही जो बॉस है उससे क्या मिलना चाहिए? आदेश मिलना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, दिस मीन एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली one boss and follow his command. If an employee has follow more than one boss, the being is conflict of interest and can create confusion. तो उसको क्या हो जाएगी? एक से अधिक बॉस से अगर आदेश मिलेगा तो उसे क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन हो जाएगी, जिससे वो कार्य को सही समय पूरा नहीं कर सकेगा। अब 5 नंबर जो हमारा प्रिंसिपल है उसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश की एकता। हेनरी फ्योल ने बताया कि जो एक जैसी एक्टिविटी है, जो एक जैसे कार्य है, उनके लिए एक ही तो नियम होना चाहिए, एक ही कार्य करने की विधि होनी चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए? बॉस होना चाहिए जो उस कार्य विधि को क्या कर सके? आदेश दे सके। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड में बोला कि एक एम्प्लॉय को केवल एक समय में एक ही बॉस से क्या मिलना चाहिए? आदेश मिलना चाहिए। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या मतलब है कि जो एक जैसे कार्य है उनके लिए एक समूह बनाया जाए और उन समूह के लिए एक ही कार्य विधि हो। ये नहीं होना चाहिए कि कार्य तो एक ही प्रकृति का है लेकिन उनके लिए जो कार्य करने की विधियां हैं वो अलग अलग हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा कि जो एक समान कार्य है, उनके लिए एक ही कार्य विधि होगी, एक ही नियम होगा और उन कार्य को पूरा करवाने के लिए एक ही बॉस होगा, जिससे वो काम क्या होगा? इजी हो जाएगा और उस काम को पूरा करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, wherever the engaged in the same activity should have a unified goal. This means all person working in a company should have a one goal and motive which have make the work easier achieve the set goal easily. जिससे क्या होगा? उनको गोल प्राप्त करने में क्या होगी? आसानी होगी। जो 6 नंबर हमारा प्रिंसिपल है उसका नाम है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्तिगत हित के स्थान पे क्या करना चाहिए? एक बॉस को जो व्यक्तिगत हित के स्थान पे जो सामूहिक हित होता है ना, उसको क्या देना चाहिए? इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कि एक कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो बॉस है वो सिर्फ अपने लाभ के लिए ही कार्य करे और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ही एम्प्लॉय से कार्य करवाता रहे। उसे सभी के जो व्यक्तिगत हित के साथ जो सामूहिक हित है कंपनी का, कि इस कंपनी का गोल प्राप्त करे और सभी को लाभ हो, सभी की आजीविका का क्या हो सके? पालन हो सके। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? उसे अपने गोल डिसाइड करने चाहिए और कार्य करने चाहिए। मतलब व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वहां सामूहिक हित को क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दिस इंडिकेट ए कंपनी शुड वर्क यूनाइटेड टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी रेदर देन द पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसका। बी सबॉर्डिनेट टू बी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस रेफर टू ए वूल चैन ऑफ कमांड इन ए कंपनी। क्या होना चाहिए कि एक कंपनी को पूरे सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ही गोल डिसाइड होना चाहिए और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। और अगर सभी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ना, तो एम्प्लॉय भी क्या करेंगे? उसी ईमानदारी से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अगर सिर्फ व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखेंगे तो एम्प्लॉय भी उतनी अच्छे से कार्य नहीं कर सकेंगे। अब 7 नंबर जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होता है? जब उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, वो कि एक जो एम्प्लॉय है उनको इतना पारिश्रमिक तो अवश्य दिया जाना चाहिए या इतना पारिश्रमिक तो देना ही चाहिए जिससे उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो सामान्य लाइफस्टाइल है, वो अच्छे से चल सके। या बोले तो उसकी आजीविका है वो इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो दिनचर्या का जो खर्चा है वो सब क्या कर सके? अपने आप उठा सके। तो उनको रेमुनरेशन भी ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक जो समान प्रकार के कार्य है ना, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान जो रेमुनरेशन है वो देना चाहिए। ये नहीं कि एक कार्य समान है और सभी व्यक्तियों को उसको अलग अलग क्या पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? भेदभाव हो जाएगा, जिससे वो कार्य करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पारिश्रमिक भी क्या होना चाहिए? इतना अवश्य हो जाना चाहिए जिससे उनकी आजीविका चल सके और इतना सभी जो समान प्रकार के कार्य है उनके लिए समान ही पारिश्रमिक होना चाहिए। रेमुनरेशन के बाद जैसे रेमुनरेशन में देखें तो हम दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेशन द वर्कर ऑफ ए कंपनी। रेमुनरेशन कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, हाउएवर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स दे मेड हैव। देखो रेमुनरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कैसे हो सकता है कि एक तो रेमुनरेशन पारिश्रमिक जो हमें
केस के अंदर दिया जाता है कि जो हर महीने, हर मंथ या फिर 2 मंथ के साथ में या 6 मंथ के साथ में या फिर वीक के हिसाब से मिलता है, वो होता है मॉनेटरी। लेकिन नॉन मॉनेटरी क्या होता है कि कभी कभार उनके कार्य की तारीफ करके या उनको मोटिवेट करके या सबके सामने उन लोगों को सम्मानित करके, तो वो क्या होता है नॉन मॉनेटरी होता है। वो भी पारिश्रमिक की तरह ही कार्य करता है और वो क्या करेगा, उनको इंडिविजुअली क्या करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए। रेमुनरेशन के बाद हमारा 8वां क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। हेनरी फ्यूल ने बोला कि केंद्रीकरण क्या होता है, जैसे कि ये कोई कंपनी है और कंपनी के जो सब सारे अधिकार बीच में सेंटर में होंगे ना, तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब सारे अधिकार का सेंटर में होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये कोई कंपनी है और उसके सारे अधिकार क्या होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो हेनरी फोर्ड ने बोला कि कंपनी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कंपनी के जो कंपनी का जो नेचर है वो क्या है। अगर कंपनी छोटी है, ठीक है, अगर कंपनी छोटी है और इसमें एम्प्लॉय कम है, तो अधिकार क्या होंगे, सेंट्रलाइजेशन होंगे, एक ही व्यक्ति के द्वारा अधिकारों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कार्य करने में अगर देरी हो जाएगी, अगर एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो हेनरी फोर्ड ने बोला कि कंपनी की प्रकृति के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि जो कंपनी के अधिकार निर्णय लेने की क्षमता है वो सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी। सेंट्रलाइजेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला को हेनरी फ्यूल ने एक डायग्राम के द्वारा बताया। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जैसे ए कोई एम्प्लॉय है, इधर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो हेनरी फ्यूल ने बताया कि जैसे सोपान श्रृंखला में होता है कि व्यक्ति को जो निर्णय लेने की क्षमता है या फिर निर्णय लेने का एक क्रम है, वो एक क्रम में रहेगा, या सूचना पहुंचाने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे यहाँ सबसे पहले ए कोई बी को इन्फॉर्मेशन देगा, बी सी को और सी डी को देगा, और इसी प्रकार ए जी को, जी एच को, अब एच आई को, आई जे को। अब उन्होंने ये बताया कि अगर मान के चलो, अगर डी को कोई इन्फॉर्मेशन आई तक पहुंचानी है, तो वो इस प्रकार से घूम के जाएगा कि डी को ई से, ई को एफ से, एफ जे को, या फिर ऊपर से जाएगा जी को, फिर बी को, फिर ए को, तो उसमें समय अधिक लगेगा। तो उन्होंने बताया ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक स्केलर चेन बनानी चाहिए। जो क्या स्केलर चेन कैसे आएगी, ऐसे कि जिससे वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसके साथ, आई के साथ। और ये विपरीत परिस्थितियों में होगा, ये नहीं कि हर बार होगा। कि ऐसी कोई परिस्थिति आने पर क्या कर सकते हैं, एक ऐसे रास्ते का निर्माण किया जा सकता है जिसके अंदर क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। जैसे फ्यूल ऑन हिज प्रिंसिपल हाईलाइट दैट द हिरार्की ऑफ स्टेप्स शुड बी फ्रॉम द टॉप टू लोवेस्ट। जैसे ये टॉप है, ये नीचे की तरफ लोवेस्ट, ऐसे ही आ रहे हैं निर्णय। This is necessary so that every employee knows their immediately senior also they should be able to contract any if needed। उन्होंने बताया कि उन्हें पता होना चाहिए उनका सीनियर कौन है। जैसे बी का सीनियर ए है, जी का सीनियर बी है। लेकिन सोपान श्रृंखला का मतलब था कि अचानक कोई निर्णय लिया जाए, अचानक कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि उन्हें आई के साथ बातचीत करनी पड़े, तो इतना घूम के न जाना पड़े, एक सोपान श्रृंखला का निर्माण कर दिया जाए या एक चैन का निर्माण कर दिया जाए, तो डायरेक्ट क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है। तो आज के लिए इतने ही प्रिंसिपल, इसके कुछ प्रिंसिपल और रह गए, टोटल इसके 14 प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।